Hello everyone, this is Sarita. Welcome to all of you on our YouTube channel ओनली सिविल सर्विसेज। ये चैनल फ्रेंड्स डेडिकेटेड है जितनी भी आपकी करंट इवेंट्स की न्यूज डिस्कशंस हैं और जितना भी आप लोगों का इंफॉर्मेशन है करंट इवेंट से रिलेटेड, जो भी आप अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल हो और चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, किसी भी तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए या फिर अपने मेंस एग्जाम के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होगी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ अ रिफ्यूजी लॉ इन इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही हॉट इशू इस टाइम पे ये बना हुआ है क्योंकि आप लोगों को पता है रिफ्यूजी और असाइलम सीकर्स जो हैं इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और इंडिया भी इस बात से अछूता नहीं रहा है। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम जो है दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि आप लोगों को पता है अभी थोड़े दिन पहले जो है रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, उसके बाद म्यांमार में जो है कूप हो गया, लेकिन जो है अभी भी ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी हुई है क्योंकि इंडिया में एक भी जो है कंप्रीहेंसिव लॉ नहीं है रिफ्यूजी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, रिफ्यूजी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। देखिए जैसा कि आप न्यूज देख सकते हैं यहाँ पे, इंडिया नीड्स अ रिफ्यूजी एंड असाइलम लॉ। इंडिया को एक बहुत ही स्पेसिफिक लॉ की जरूरत है, एक बहुत ही अच्छे कानून की, कॉम्प्रिहेंसिव कानून की जरूरत है। इसी के चलते हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर हैं, उन्होंने यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्री के लिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल? द बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट मिनिस्टर्स। देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए वो एमपी जो है, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, तो वो प्राइवेट मेंबर कहलाएगा। तो चाहे वो रूलिंग पार्टी का ही एमपी क्यों ना हो, तो वो प्राइवेट मेंबर यहाँ पे कहलाएगा, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। दिस इज प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पे देखिए आप, शशि थरूर ने जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है ताकि बहुत ही अच्छे से हम असाइलम सीकर्स और जो हमारे रिफ्यूजी क्राइसिस जो इंडिया में चलता है हमेशा ही क्वेश्चन मार्क बना रहता है, उसको हम टैकल कर सकें। देखिए एनएचआरसी ने, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी यहाँ पे, कमीशन ने भी सॉरी, यहाँ पे इस बिल को जो है डिस्कशन के लिए यहाँ पे बातचीत चल रही है और इनकी एक मीटिंग भी बुलाई गई है एनएचआरसी की, और इस मीटिंग में भी इस बिल को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एनएचआरसी ने फ्रेंड्स इसके पहले भी इसके ऊपर रिफ्यूजी और असाइलम सीकर्स के ऊपर जो है एक ड्राफ्ट बिल जो है, एक ड्राफ्ट मॉडल लॉ जो है यहाँ पे तैयार किया था, जिसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इंडिया के पास कोई भी स्पेसिफिक लॉ रिफ्यूजीज के लिए नहीं है, असाइलम सीकर्स के लिए नहीं है, तो इसी के चलते जो है यहाँ पे ये सारा मुद्दा जो है इस टाइम पे एक हॉट इश्यू बना हुआ है। इस पूरी वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूजीज, असाइलम सीकर्स, व्हाट आर माइग्रेंट्स। तो वीडियो के लास्ट तक जो है हमारे साथ बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मैं देने वाली हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिफ्यूजीज के लिए, असाइलम सीकर्स के लिए कौन कौन से राइट्स हैं। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिकल 14, व्हाट इज आर्टिकल 14? 14 आर्टिकल का मतलब है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी के चलते जो है आप लोगों को, सभी को हमारी कंट्री में जो है, चाहे वो रिफ्यूजी है, माइग्रेंट है, असाइलम सीकर है, कोई भी है, उसको यहाँ पे इक्वालिटी का राइट है। आर्टिकल 20 और 21, यहाँ के आप लोगों को पता है आर्टिकल 20 और 21 तो फ्रेंड्स नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आपके सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, तो ये सभी के लिए अवेलेबल है। तो ये तीन राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर एक असाइलम सीकर और रिफ्यूजी के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों राइट्स को इनके लिए, रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स के लिए एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन ये राइट्स जो है वो मांग रहे हैं ताकि एक अच्छा एक तरीके से जो कानून है वो इन लोगों के लिए पास किया जा सके। देखिए अगर ये कानून पास हो जाता है तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो रिफ्यूजीज के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, या फिर जो भी हमारी करंट पॉलिसीज है रिफ्यूजीज के बारे में, तो उन सभी को देखिए यहाँ पे ये लोग जो है एक सच साबित, मतलब एक तरीके से उसको एक बैकअप देंगे, ये लोग उसको सपोर्ट देगा एक लॉ जो है, अगर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमारी कंट्री में होती है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, इंडिया जो है इस टाइम पे वर्ल्ड में एक एमिनेंट पोजीशन इंडिया की बन चुकी है, तो इंडिया की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए भी ये कानून जो है इस टाइम पे जरूरी है। तो यहाँ पे तैयार हो जाइए फ्रेंड्स कि कैसे माइग्रेंट और असाइलम सीकर और यहाँ पे हमारे रिफ्यूजीज कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और क्या क्या इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको रिफ्यूजी टर्म का मतलब बताती हूँ। कौन होता है रिफ्यूजी, क्या मतलब है रिफ्यूजी का? देखिए कोई भी पर्सन जब अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में भाग जाता है, किसी दूसरी कंट्री में आ जाता है, वो चाहे किसी भी मीन से आया हो, अगर
उसकी कंट्री में उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो या फिर उसे परसिक्यूशन का डर हो वहां पे, मतलब उसको जो है यहाँ पे अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, यानी कि उस पे कोई अत्याचार हो रहा हो, उसको प्रताड़ना सहनी पड़ रही हो, वहां पे कोई भी उसका उत्पीड़न हो रहा हो, कोई भी मतलब एक तरीके से उसके राइट्स की अगर यहाँ पे वायलेशन हो रही है तो वो अपनी कंट्री से भाग के दूसरी कंट्री में जाएगा। तो यहाँ पे उसकी सेफ्टी का जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस कंट्री में वो भाग के गया है उस कंट्री पे वो ऑब्लिगेशन एक तरीके से बन जाती है। देखिए इंडिया में कोई भी स्टैंडर्ड लॉ ना होने की वजह से, बेशक हमारी कंट्री में स्टैंडर्ड लॉ नहीं है, लेकिन हमारी हिस्ट्री हमेशा से ही रिफ्यूजीज को टैकल करने की रही है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं 1947 में भी जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, उस टाइम पे भी रिफ्यूजी क्राइसिस कितना बड़ा था इंडिया में। 75 में 65 सॉरी 71 में 65 में कितने ज्यादा जो है क्राइसिस। अब देखो यहाँ पे रोहिंग्या क्राइसिस जो है वो अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े साल पहले जो है 2-3 साल पहले यहाँ पे रोहिंग्या क्राइसिस हो उठा था। तो बहुत सारा हमारी कंट्री में माइग्रेशन का एक तरीके से हिस्ट्री रही है इंडिया की, और इंडिया ने रिफ्यूजीज को बहुत अच्छे से टैकल किया है। तो क्यों ना इस पूरी प्रॉब्लम को हम एक अच्छे कानून की शेप दे दें, एक अच्छे कानून की जो है शक्ल हम इसको दे दें। तो यहाँ पे ये डिमांड की जा रही है। तो रिफ्यूजी का मतलब क्या है, जब उसको जो है यहाँ पे एक तरीके से वो यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस उस कंट्री से डिमांड करता है जिस कंट्री में वो भाग के आया है, और रिफ्यूजीज जो हैं उसको उस कंट्री में दोबारा से नहीं भेजना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, जहां पे उसको जो है एक तरीके से डर है, अपनी जान जाने का खतरा है उसको, ताकि उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो। रिफ्यूजीज हैव अ राइट ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। पूरी कंट्रीज में यानी कि पूरे वर्ल्ड में रिफ्यूजी को कहीं पे भी जो है इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, उसको उसका हक है कि वो जो है अपनी जान बचा सके किसी भी कंट्री में जाके। व्हाट इज असाइलम सीकर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, असाइलम सीकर का मीनिंग क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, रिफ्यूजी का स्टेटस आपको मिलने से पहले आप एक असाइलम सीकर हो, मतलब आप किसी कंट्री से जो है यहाँ पे हेल्प मांग रहे हो। आप भाग के तो आ गए, लेकिन आप एकदम से रिफ्यूजी नहीं बनते हो। आप कैसे रिफ्यूजी बनते हो? जब आपको वो स्टेटस, रिफ्यूजी स्टेटस जो है उस कंट्री की तरफ से आपको दे दिया जाता है। जब तक आपको रिफ्यूजी स्टेटस उस कंट्री की तरफ से नहीं मिलता, तब तक आप क्या हो? एक असाइलम सीकर हो। आप एक जो है हेल्प उस कंट्री से मांग रहे हो। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एन asylum seeker is a person who has left their country or seeking protection from persecution and serious human rights violation in another country, but who has not yet been legally recognized as refugee। मतलब जब तक आपको रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं मिल जाता है, आप तब तक जो है एक असाइलम सीकर हो। तो कोई भी पर्सन जो है, अगर उसका अपनी कंट्री में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है या उसको परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, तो वो किसी भी कंट्री में जाके जो है असाइलम मांग सकता है। तो एक तरीके से असाइलम सीकिंग जो है वो एक मतलब फर्स्ट प्रोसेस है रिफ्यूजी बनने के लिए। तो पहले आपको असाइलम सीक करना पड़ेगा, तब आप रिफ्यूजी कहलाओगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है डेफिनेशन है वो माइग्रेंट की डेफिनेशन है। देखिए इस मुद्दे पे ना अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनका अलग अलग यहाँ पे एक तरीके से सोच है उनकी। देखिए माइग्रेंट की जो डेफिनेशन है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोई डेफिनेशन नहीं है आज तक माइग्रेशन की, माइग्रेंट की कि कौन माइग्रेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की, तो वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि माइग्रेंट कौन होता है। एक माइग्रेंट ना तो असाइलम सीकर है और ना ही रिफ्यूजी है। तो माइग्रेंट है कौन? देखिए यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, हु आर नॉट असाइलम सीकर और रिफ्यूजी। वो असाइलम सीकर भी नहीं है, वो रिफ्यूजी भी नहीं है। असाइलम सीकर और रिफ्यूजी का मतलब क्या है? देखिए असाइलम सीकर का मतलब ये है कि आपके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तब आप अपनी कंट्री छोड़ के आए हो। रिफ्यूजी का मतलब भी यही है कि आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तब आप अपनी कंट्री छोड़ के आए हो। तो असाइलम सीकर को जब रिफ्यूजी स्टेटस यानी कि उसकी एप्लीकेशन या फिर उसकी रिक्वेस्ट जो है जब कोई गवर्नमेंट जो है मान लेती है तो वो रिफ्यूजी बन जाता है। लेकिन माइग्रेंट कौन होता है? माइग्रेंट का मतलब है जब आप अपनी कंट्री से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन या फिर परसिक्यूशन के डर से भाग के नहीं आए हो, आप अपनी कंट्री से आए हो किसी काम के लिए, मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ। तो हर एक जो मतलब बेटरमेंट के लिए आप किसी अपनी कंट्री से आप जो है वहां पे आए हो। देखिए आप यहाँ पे माइग्रेशन का कारण जो है पॉवर्टी भी हो सकता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है, गैंग वायलेंस हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। तो मतलब वो चीज जो है जो हमारे एक तरीके से
जो मतलब माइग्रेशन है, इसका मतलब ज्यादातर माइग्रेंट्स जो हैं वो एक तरीके से, अगर मैं बात करूं जनरलाइज तरीके से आपके साथ, तो जनरलाइजेशन ये कहती है कि माइग्रेंट जो बंदा होता है वो एक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए ज्यादातर जो है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में आता है, तो दिस इज माइग्रेंट। तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेंट, असाइलम सीकर और अ रिफ्यूजी। तो माइग्रेंट जो है ना रिफ्यूजी है और ना ही एक असाइलम सीकर है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी मतलब अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है बहुत सालों से, लेकिन हमने ना रिफ्यूजीज को टैकल करने के लिए एक्सपीरियंस तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमने कभी आज तक कोई लॉ नहीं बनाया। क्या इंटरनेशनली भी कोई लॉ नहीं है इसके लिए? ऑफ कोर्स है। देखिए इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस जो ये रिफ्यूजीज कमीशन है, एक तरीके से कन्वेंशन है इसकी, यूनाइटेड नेशंस की, जिसको 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन बोला जाता है। 1951 की यूनाइटेड नेशंस की ये कन्वेंशन है, और इस कन्वेंशन में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन रिफ्यूजी है और कैसे स्टेट्स की ऑब्लिगेशंस क्या है, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये सारी की सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है इस कन्वेंशन के चलते। और देखिए इसी कन्वेंशन की एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है 1967 प्रोटोकॉल टू 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। तो ये दो, एक प्रोटोकॉल है 1967 की और एक कन्वेंशन है 1951 की। लेकिन यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, इंडिया ने किसी को भी साइन यहाँ पे नहीं कर रखा है। ना हमने 51 रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन किया है, ना ही हमने 1967 प्रोटोकॉल को यहाँ पे साइन किया है। तो इंडिया ने किसी को भी यहाँ पे साइन नहीं किया है, तो यही इंडिया की सबसे बड़ी विडंबना आज की डेट में मानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, कारण क्या है, इंडिया ने जो है क्यों नहीं साइन किया इनको? हम हमेशा आगे रहते हैं, जितनी भी मतलब कोई भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है हमारी उसको निभाने में, या फिर किसी भी बात में हम जो है हमेशा अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं, लेकिन हमने इसको क्यों नहीं साइन कर रखा? क्योंकि हम जो है सराउंडेड हैं अनस्टेबल नेबर से। आपको पता है चाइना जो है हमारा अनस्टेबल नेबर कहलाता है हमेशा ही, पाकिस्तान है, दोनों के दोनों जो है यहाँ पे हमारी कंट्री में अनस्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। इसी वजह से हमने इन रिफ्यूजी कन्वेंशंस को साइन नहीं किया है। वो हमारी अलग बात है कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रिफ्यूजीज को सपोर्ट करते हैं, उनको शरण देते हैं हमेशा से ही, लेकिन हमने दोनों ही कन्वेंशंस को यहाँ पे साइन नहीं कर रखा है इंडिया ने। देखिए एक और बात आती है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट क्या कहलाता है? अगर बेसिकली सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं कि जो भी एक तरीके से रिफ्यूजी है या फिर असाइलम सीकर है, अपनी कंट्री से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के कारण भाग के आपकी कंट्री में आ गया है, दूसरी कंट्री में आ गया है भाग के, तो आप उसको जब तक उसकी कंट्री में उसको अपनी जान जाने का खतरा है या फिर उसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का खतरा है, उसको परसिक्यूशन का खतरा है, तब तक आप उसको उसकी कंट्री में वापस नहीं भेज सकते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। इंडिया पे कोई इसको फुलफिल करने की ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि हमने किसी भी कन्वेंशन या प्रोटोकॉल को साइन नहीं कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जो है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट को बहुत अच्छे से निभाता है, और किसी भी रिफ्यूजी को हमने जो है कभी भी ऐसे उसकी लाइफ थ्रेटनिंग एक तरीके से जो कंडीशंस हैं या फिर सिचुएशंस हैं उसमें उनको मजबूर इंडिया ने नहीं किया है ज्यादातर। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट आई थिंक आपको क्लियर है कि उसको जब तक उसकी कंट्री में नहीं भेजना है, जब तक उसको जो है वहां पे कोई टेंशन है या फिर उसको डर है कि वो उसको वहां पे मार दिया जाएगा। देखिए ये जो है आपको बता देती हूँ मैं, यूनाइटेड नेशंस में ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जितना भी रिफ्यूजीज वाला जो सीन है पूरे वर्ल्ड का, वो सारा का सारा ये लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और ये एक सब्सिडरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जिसको बनाया गया था 1949 में, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, और ऑपरेटिंग है ये 1951 से, जब से वो कन्वेंशन साइन हुई है यूनाइटेड नेशंस। जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 में साइन हुई थी, तब से ये ऑपरेटिंग है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली अपडेट्स के लिए। मैं आपकी हेल्प हमेशा ही करती रहूंगी ऐसे ही नई नई अपडेट्स के साथ। जितना भी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे लगता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपके साथ इस चैनल पे शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।